हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अलग प्रकार की बात करने वाला हूं। अब दोस्तों देखिए, आज मैं ड्रेस में भी नहीं हूं, यानी मैं छुट्टी पे बैठा हूं घर पे, और ये वाली टी शर्ट जब मैंने पहनी होती है तो उस समय पे मैं अलग ही बात करता हूं, मैं वैसी बात नहीं करता हूं। आज एज ए फ्रेंड्स ही मैं आपसे बात करूंगा। तो एज ए फ्रेंड्स जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो आपको पता होगा, फिर मैं ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता हूं, फिर मैं वैसे ही बात करता हूं जैसे मैं अपने घर पे करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्या है ना, देखिए वैवाहिक मामले इतने सारे चलते हैं। आदमी की प्रॉब्लम ये है, इंसान की प्रॉब्लम ये है, वो अपनी गलतियों को नहीं देखता। आप लेडीज की बात ले लो। जब लेडीज अपने घर में बहू बन के जाती है, वो कहती है कि भाई मेरी सास अच्छी नहीं है, और जब वो खुद सास बन जाती है तो कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से आदमी है, उसे अपनी बीवी कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरों की बीवी हमेशा अच्छी लगती है। तो दोस्तों बस ये सोचने का अपना अपना तरीका है। अब चूंकि हम उसी डायरेक्शन में सोचते हैं, इसलिए इस प्रकार के थॉट्स हमारे मन में आते हैं कि भाई हम अच्छे हैं, दूसरा अच्छा नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है, देखिए जीवन गुजर रहा है, आपकी एज पहले कम है, आप यंग हो, आप अपने से जो बड़े लोग हैं उनको गलत मानते हो कि भाई हमारी जो अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छी है, और ये तो बुजुर्ग हो गए, ये पुराने ज़माने के हैं, इनको ज़्यादा पता नहीं है, तो इनकी अप्रोच गलत है। और जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो आपको लगता है कि बच्चों को क्या पता है, इन्हें समझ ही क्या है। मैंने तो पूरी जिंदगी देखी है, मेरे पे पूरी जीवन का एक्सपीरियंस है, मैं जो कह रहा हूँ सही हूँ। तो ये जब मैं हम करते हैं ना कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप सही नहीं है, कोई भी इंसान सही नहीं हो सकता। हम केवल उतना ही सही हो सकते हैं जितना हमारा दायरा है, जितना हम समझ सकते हैं खुद को। हमें लगता है कि हाँ मैं सही हूँ, लेकिन भाई गलती अपने अंदर ही होती है। अपने अंदर गलती खोज ली, सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन वैवाहिक मामलों में क्या होता है, केवल एलिगेशन, मैं सही हूं दूसरा गलत है, मैं सही हूं दूसरा गलत है। होता है बहुत मामलों में दूसरा गलत होता है, मैं ये नहीं कहता कि दूसरा बिल्कुल गलत नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारे अंदर भी होती हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं कि एक आदमी गलत है दूसरा पूरी तरह से सही है ना, कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ गलती होती है अपने अंदर। अब उस गलती को कोई समझना नहीं चाहता, पहली चीज। सेकंड चीज, आज के समय पे ईगो इतना ज्यादा आदमी के अंदर है कि वो किसी की सुन नहीं सकता, वो थप्पड़ नहीं खा सकता, वो डांट नहीं खा सकता। थोड़ा सा कुछ कह दिया। अब देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पुराने जमाने में ना क्या होता था कि जो स्कूल होते थे वहां बच्चे पढ़ने जाते थे। आप ज्यादा पुराने में भी नहीं, हमारे जमाने में देख लो, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें बहुत पनिशमेंट मिलता था। मुर्गा बना देती थी मैडम बाहर धूप में, मतलब हम बने रहते थे धूप में मुर्गा, हमारी हिम्मत नहीं होती थी हम कुछ बोल दें। और कई बार तो मुर्गा बना के ऊपर बैग भी रख दिया जाता था, और बिच्छू घास से मारा जाता था, लकड़ी के स्केल को खड़ा करके मारा जाता था। लेकिन हमारे माँ बाप कभी स्कूल में बोलने नहीं जाते थे कि हमारे बच्चों को पीटा नहीं। और अगर हम घर पे आकर के बोलते थे ना कि आज स्कूल में ऐसा हो गया, तो वो जाकर के टीचर को बोलते थे 2 और लगाओ इसको। और ये सिर्फ हमारे नहीं, सबके पेरेंट्स का ऐसा ही था। और इसीलिए तब के जो बच्चे थे, उस जनरेशन के जो बच्चे थे, वो आज स्टैंड करते हैं कहीं ना कहीं। अब स्टैंड करने से मतलब ये नहीं है कि अच्छी जॉब्स हैं, जॉब्स तो आज के बच्चों के पास भी हैं, लेकिन संस्कार आज के बच्चों के पास कितने हैं वो हम सब जानते हैं। तो यही बात है दोस्तों, कि कहने का मतलब है कि टाइम बदल गया, हम अपने अंदर ईगो ले आए। उस समय हमारे माँ बाप में ईगो नहीं थी, वो कहते थे पीटो ना हमारे बच्चे को। आज के समाज में सोचता है मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा लिया, थोड़ा सा कुछ कर दो, वो स्कूल में जाके अपनी पोजीशन दिखा के आता है कि मेरी पोजीशन ये है, तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगा लिया, अब देखो मैं क्या करता हूं। तो कुल मिला के बात यहां पे रुक जाती है सारी। और इसी तरह से दोस्तों वैवाहिक मामलों में भी ईगो होता है कि आपने मुझे ये कैसे कह दिया, या आपने मुझे कैसे बोल दिया। हाथ लगाने की तो छोड़ दो, फिर तो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। जबकि पुराने जमाने में आप देखो कितना कुछ होता था, सब कुछ होता था। लेडीज केवल अपने घर को देखती थी कि नहीं, मेरा घर किसी भी तरह से नहीं टूटना चाहिए। बहुत सी ऐसे इंसिडेंट होते थे जहां पर पति गलत होते थे, हमने खुद देखे हैं आंखों से, जहां पर वो ड्रिंक करते थे, अपनी पत्नी को मारते थे। अब होता क्या था कि भाई ठीक है, पत्नी फिर भी एडजस्ट करती थी, हालांकि वो गलत था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही था और उसको बियर करना ही चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक सहनशीलता उस समय पे लोगों में थी। आज के समय पे पीटना तो क्या छोड़ दो, वो तो गलत है ही। आज के समय तो आप कुछ कह भी नहीं सकते किसी को। अगर आप कह दोगे, अपनी वाइफ को कह दोगे या वाइफ अपने हस्बैंड को कह देगी, तो बस गड़बड़ हो जाता है। अगली प्रॉब्लम है ये इलेक्ट्रॉनिक टुनटुनिया, जो आप सबने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। जड़ तो यही, ठीक है ना, जड़ तो यही है, मेन जड़ यही है, लिख लो, और कुछ है ही नहीं। और दोस्तों अगर ये टुनटुनिया, इलेक्ट्रॉनिक टुनटुनिया हमसे दूर कर दी जाए ना, तो बहुत सारे मामले तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे जो इनकी वजह से बिगड़ रहे हैं। और दोस्तों अगला कारण है गिरता हुआ कैरेक्टर लोगों का। अभी क्या है कि आदमी कितना गिर सकता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। आप देखो पैसे के लिए आदमी क्या नहीं कर रहा, किसी की जान तक ले रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, डकैती भी कर रहा है, फ्रॉड भी कर रहा है, सब चकारी चोरी सब कर रहा है, और एक्सटॉर्शन भी कर रहा है। और दोस्तों इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पैसा कमा लूं, मैं कमा लूं, दोनों हाथ से कमा लूं। और जब दोनों हाथ से बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, उसके बाद क्या, कभी ये नहीं सोचता आदमी, जब बहुत सारे पैसे का ढेर लग जाएगा मेरे घर में, तो मैं फिर इस पैसे का क्या करूंगा।
छोड़ के ही जाना पड़ेगा, क्या करेगा? कहीं इन्वेस्ट कर देगा, कहीं प्रॉपर्टी ले लेगा, कहीं लैंड ले लेगा, और कुछ थोड़ी कर सकता है। छोड़ना तो पड़ेगा ना, छोड़ना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा ये भी कहने का मतलब नहीं है कि पैसा मत कमाओ, जम के कमाओ पैसा, क्योंकि भाई आपको भी तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है। बात सारी ये है कि अपनी मेहनत से कमाओ, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, जिस भी बिजनेस में हो, उससे कमाओ। ये नहीं कि आप दूसरे की चोरी चकारी करके, दूसरे को ठग के, उससे फ्रॉड करके, गलत बोल के, गलत स्टेटमेंट देके, एक्सटॉर्शन करके, डरा के, धमका के पैसा कमाओ। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। फिर दूसरी चीज आती है, एक चीज मैंने और देखी, होता क्या है कि हस्बैंड बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बहुत बढ़िया पोस्ट पे है, उसकी 3 लाख 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, बढ़िया सब एकदम। अब जब सेटलमेंट की बात होती है तो एक चीज रखी जाती है सामने, बोला ये तो इतना कमाता है, तो इतना तो चाहिए, 2 करोड़ तो ये आराम से दे सकता है। अरे एक बात है बहुत सीधी सी, अगर वो इतना कमाता है तो उसने इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी होगी, पहले तो ये सोच। अब वो वहां कैसे पहुंचा, कितना घिसा होगा। खैर हो सकता है उसने 50,000 रुपए से शुरुआत की हो, फिर 1 लाख पे पहुंचा, फिर 2 लाख पे पहुंचा, फिर 3 लाख पे पहुंचा, वहां पहुंच गया वो। अब वो पहुंच गया तो उसकी ऊंचाई के हिसाब से पैसा मांगा जा रहा है, क्या लॉजिक है भाई। और कहीं ना कहीं दोस्तों लॉ को भी चेंज होने की जरूरत है। 125 सीआरपीसी भरण पोषण का कानून ये कहता है कि जो महिला सक्षम नहीं है वो अपने पति से 125 सीआरपीसी में भरण पोषण मांग सकती है। लेकिन देखने में यह आता है कि वेल क्वालिफाइड महिलाएं, एमटेक, पीएचडी, उन्होंने भी भरण पोषण के मुकदमे डाल रखे हैं और 25-25 हजार रुपए मेंटेनेंस उनका बन रहा है पर मंथ। लड़का कहां जाएगा यार, और कैसे देगा वो मेंटेनेंस? क्या एक एमटेक बंदा या एक पीएचडी किया हुआ बंदा खुद कमाने में सक्षम नहीं होता है? अगर हम छोटा सा परिभाषा ही देखें 125 सीआरपीसी की, होता है। और बहुत से मामले में तो जॉब कर रही है लड़की, उसके बाद भी मेंटेनेंस बंध रहा है कि नहीं भाई फिर भी मेंटेनेंस बांधो। और कई मामलों में ऐसा हो रहा है जॉब को छुपा ले रही है, एफिडेविट में हमें पता है कि भाई जॉब कर रही है, हम सामने से अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे भी मामले हैं जिनमें मैंने देखा कि भाई बाइगैमी का केस है, कोर्ट को बता रहे भाई ये बाइगैमी है, इस लड़की ने पहले से पूर्व विवाह किया हुआ था, मेंटेनेंस नहीं बंधना चाहिए। एक तो इसने क्राइम कंडक्ट कर दिया, दूसरा ये मेंटेनेंस प्रूफ भी दे दिए। हमने वहां पर एक मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि लड़की ने अपने आप को अनमैरिड दिखाया हुआ है, और कोर्ट में खड़ी होकर लड़की खुद स्वीकार करती है कि उसका पहले से विवाह हो रखा था। इसके बाद भी कोर्ट कोई ध्यान नहीं देती और मेंटेनेंस के ऑर्डर पर फाइल लग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लॉ में भी तो फॉल्ट है ना। और अब दोस्तों क्या कहा जाए उस लड़के को, गलत तो हुआ ही ना। अब उसको हाईकोर्ट भेजेंगे तो क्या हाईकोर्ट में उसका पैसा नहीं लगेगा? पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, हो सकता है दूसरे शहर से भी हो। तो कुल मिलाकर के जो सही चीजें हैं उनको नहीं देखा जाए। हम ये नहीं कह रहे कि मेंटेनेंस मत लगाइए आप, अगर लड़की का राइट है मेंटेनेंस का बिल्कुल लगाएं, लेकिन मेंटेनेंस लगाते वक्त एटलीस्ट सारे फैक्ट्स को तो ध्यान में रखा जाए, जो कि आज ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। और फिर वही चीज जब हाईकोर्ट लेके जाई जाती है तो वहां मेंटेनेंस कम हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा मामला जैसा मैंने आपको बाइगेमी वाला मामला बताया, ऐसे मामलों में मेंटेनेंस खत्म भी हो जाता है। ठीक है लड़के को राहत मिल गई, लेकिन उस राहत को लेने के लिए उसको कितना लंबी चौड़ी भागदौड़ करनी पड़ी। बात सारी ये उसकी हैरेसमेंट का मुआवजा क्या होगा और कौन देगा और कौन उसके लिए जिम्मेदार है? कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जा सके, हाँ भाई अगर लड़के को हैरेसमेंट हुआ है या किसी को भी हैरेसमेंट हुआ है न्यायिक प्रक्रिया की वजह से, तो ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा या ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, उसको कंपनसेट करके देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी न्याय पाने के लिए कोर्ट में जाता है और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वो उस कोर्ट से बाहर निकलने के लिए कहता है मैं कितना ही पैसा लगा दूंगा, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा किसी प्रकार। तो ऐसी व्यवस्था अगर चलेगी तो कैसे अपने देश का नाम रोशन होगा, कैसे क्या होगा, मतलब पता नहीं। क्योंकि न्यायिक व्यवस्था दोस्तों स्तंभ है देश का। न्यायिक व्यवस्था आपकी दुरुस्त है तो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया चलती हैं। लेकिन दोस्तों अगर न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी ढीली होती है किसी भी देश की, तो वहां पे जो आम आदमी है, जो नागरिक है, उसका विश्वास अपने देश की न्यायिक व्यवस्था से टूट जाता है। और वो टूट जाता है तो इससे एक अलग माहौल देश के अंदर बनता है, लोगों में भय खत्म होता है। और ऐसा है भी, बहुत सारे हार्ड क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो कि कोर्ट कचहरी को कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता है क्राइम करेंगे उसके बाद 10 साल तक केस चलेगा, तब तक तो लाइफ ही गुजर जानी है। तो आदमी बड़े आराम से क्राइम भी कर देता है। तो इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में क्राइम को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये सारी चीजें सोचे जाने लायक हैं, लेकिन कोई सोचता नहीं है। हम सोच लेते हैं कभी कभी, लेकिन दोस्तों अब इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सबकी अपनी सीमाएं हैं। वकील साहब की अपनी सीमाएं हैं, जज साहब की अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी सीमाएं हैं। बहुत से लोग रियलाइज करते हैं कि गलत है, लेकिन कैसे सिस्टम को चेंज करें समझ में नहीं आता। बहुत सारी PIL लॉ को चेंज करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उनका नंबर तक नहीं आ पाता। तो दोस्तों बुरी व्यवस्था है। बस उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा होगा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में जरूर सुधार होगा, और जो लूप होल्स हैं न्यायिक प्रक्रिया के, ये लूप होल्स दूर होंगे, सभी को जल्दी न्याय मिल पाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।